हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने-अपने स्टडी में अपने पूरे जोश, होश और अपने पूरे एनर्जी को इम्प्लीमेंट करके आप सभी लोग अपने स्टडी में झोंके होंगे, अपने पूरे शक्ति को पढ़ाई में लगा दीजिए। तो दोस्तों आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आप सभी लोगों के माता-पिता का आशीर्वाद आपके हमेशा सर पे हो, आपके पूरे तन और मन के ऊपर हो। तो कुछ प्यारा सा लाइन है कि जेलाबे में भइल जेकर जनमामा भैया सभा सुनले होखवा कान्हा जी के नाममा। जेलाबे में भइल जेकर जनमामा भैया सभा सुनले होखवा कान्हा जी के नाममा। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार हैप्पी जन्माष्टमी। तो साथियों, मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया है, एक क्लास बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार सीजीएल, बिहार बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर रेलवे या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहां पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर ये जो क्लास है डेडिकेटेड है बिहार सीजीएल वालों के लिए, और जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए, और जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है। रेलवे वाला भी भाई इस वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आपके इस चैनल एजुकेशन पावर के ऊपर। तो साथियों, मैंने दो क्लास को इस बैच में लिया हूं, जिसमें पहला क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और दूसरा क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसे मैंने यह बात किया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात किए हैं। जो भी लोग दो वीडियो को नहीं देखे होंगे, वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, कॉपी कलम आप सभी लोग अपने पास में रखिएगा। पिछले क्लास में हमने बताया था कि भौगोलिक खोज के यात्रा में, भौगोलिक खोज के रिसर्च में पुर्तगाल से लोग निकले थे, जिसमें पहला व्यक्ति था 1487 में निकला था, जिसका नाम था बार्थोलोमो डियास। दूसरा बार में निकला था कोलंबस, जो कि स्पेन का था। तीसरा व्यक्ति कौन निकला था, बताओ कौन निकला था? तो वास्को डी गामा 1498 में निकला था। कहां से? पुर्तगाल से। और वो केरल के कालीकट पहुंचता है, वहां के शासक जमोरिन उसे मोस्ट वेलकम करता है। फिर उन लोगों ने सोचा, पुर्तगाल के लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने इतना मेहनत से समुद्री मार्ग का खोज किए हैं, भारत का खोज किए हैं। देखिए किताब में लिखा रहता है कि भारत का खोज किसने किया है, तो वास्को डी गामा ने किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो भारत जो था, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पहले नहीं था, भारत पहले भुला गया था, उसको खोजा गया है, कहता ही नहीं। पहले भी लोग पुर्तगाल से भारत आते थे और जाते थे, लेकिन समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज जो की गई है, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है, और वास्को डी गामा ने किया है। तो साथियों, और मैंने बताया था कि जब पुर्तगालियों ने सोचा कि मैं जो समुद्री मार्ग का खोज किया हूं, और इससे कोई भी व्यक्ति इसका बेनिफिट उठा ले, ये उचित नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या बोला मैंने? 1505 में 1505 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जो था प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। क्या था? लिख देते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। क्या था? प्रथम पुर्तगाली
प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसको इसलिए लाया गया था ताकि जो इन लोग जो कंपनी का स्थापना कर रहा था, तो इस कंपनी को देख रेख करने के लिए, कंपनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हेड बनाया गया था। इस कंपनी का हेड बनाया गया था। जब पुर्तगाली बोले थे यानी वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने जब दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया था 1505 में, कहां पे किया था? कन्नौर केरल में किया था। तो इन्होंने सोचा था कि इस कंपनी को देख रेख करने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भारत से बार बार पुर्तगाल जाएंगे और बार बार आएंगे, इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा भाड़ा खर्च होगा, टैक्स लग जाएगा, तो फिर दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी का हेड बनाया। क्या बनाया? कंपनी का हेड बनाया। किसको बनाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया। और इन्होंने क्या किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इंडियन ओशियन पर यानी हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। किस पे मेरे भाई? हिंद महासागर पर, हिंद महासागर पर, हिंद महासागर पर कब्जा किया। कब्जा टू कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशियन। और इन्होंने हिंद महासागर पर कब्जा करने के बाद इन्होंने लाया ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लाया मेरे भाई? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, यानी नीले जल की नीति। नीले जल की नीति। क्वेश्चन पूछा है कि नीले जल की नीति किसने लाया था? बताओ मेरे भाई, किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था। और दोस्तों, पुर्तगाली गवर्नर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या था? तो इसको एक भारत में जो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की गई थी, उसको हेड बनाया गया था ताकि देख रेख कर सके। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात बांटा गया, इन्होंने पूरा कब्जा किया, कब्जा करके फिर सोचा उचा कि ब्लू वाटर पॉलिसी से होगा क्या? देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, नीले जल की नीति, इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी है। तो जब पानी है, जब ऊंचाई से देखा जाता है तो ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम रखा, ब्लू वाटर पॉलिसी रखा। फिर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर। क्या मेरे भाई? अल्फांसो अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर। एक अगला व्यक्ति आता है अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर क्या करता है? ये क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, नीले जल की नीति लाया था और इंडियन ओशियन पर कब्जा कर लिया था। ये क्या किया? ये सोचा कि ससुरा इतना मेहनत से हमारे टीम के लोगों ने समुद्री मार्ग का खोज किया है और हम कोई भी व्यक्ति को जाने दे रहे थे बिना कुछ उसे लिए और कुछ दिए। तो इन्होंने, अल्फांसो डी अल्बुकर ने दिमाग लगाया कि अगर तुम हमारे इस समुद्री मार्ग से जाओगे तब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसके शिप को कब्जा कर लिया जाएगा, यानी अरेस्ट कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। आप सभी लोग बोलिएगा कि सर शिप को क्यों जब्त करेगा? तब बताओ, समुद्री इलाका में क्या ट्रैक्टर चलेगा? क्या चलेगा? जहाज चलेगा। तो वही बात है कि अगर अल्फांसो डी अल्बुकर से बिना कोई परमिशन के, बिना कोई लाइसेंस के और बिना कोई व्यक्ति टैक्स दिए हुए अगर इसके टेरिटरी में, अगर इसके इलाका में कोई व्यक्ति इंटर कर जाता था तो उसके जहाज को कब्जा कर लिया जाता था। तो दोस्तों एक बात है, लिखिएगा, एक बात है कि 1510 की बात है मेरे भाई, 1510 की बात है। यहां तक लिखने के बाद मेरे भाई ऊपर आएंगे, ठीक है? 1510 की बात है। गोवा,
गोवा, गोवा या तो गोवा जो भी लिखना लिख लीजिए। गोवा को क्या किया 1510 में, एक व्यक्ति था जिसका नाम था आदिल शाह सुल्तान। क्या नाम था? आदिल शाह सुल्तान। गोवा को कैप्चर किया, मतलब कैप्चर का मतलब था कब्जा कर लिया। किससे किया था मेरे भाई? तो आदिल शाह सुल्तान, क्या नाम था? आदिल शाह सुल्तान। आदिल शाह, आदिल शाह सुल्तान, आदिल शाह सुल्तान से किया। और जो आदिल शाह सुल्तान जो था बीजापुर के रहने वाला था। कहां का था मेरे भाई? बीजापुर, बीजापुर। आदिल शाह सुल्तान जो था बीजापुर के रहने वाला था। और इन्होंने क्या किया मेरे भाई? 1510 से लेकर के गोवा को, दमन दीव को, इन सारे इलाकों को 1510 से लेकर के 1961 तक कब्जा करके रखा। 1510 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक कब्जा करके रखा। अब देखिए, भारत के लोग समझ गया था कि पुर्तगाली जो है पावरफुल है, अपने आप को इतना बढ़ा रहा है, बहुत दिमाग वाला है। तो भारत के लोगों को भी थोड़ा सा लोभ होना शुरू हो गया। अब भारत के लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को कहा गया कि आप लोग यहीं पे शादी ब्याह कर लीजिए, यानी भारत के लोगों के साथ शादी ब्याह कीजिए, ससुराल ससुराल रहिए और यहाँ पे अपने साम्राज्य को वृद्धि कीजिए, साम्राज्य को फैलाइए, विस्तार कीजिए। मतलब कि पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा प्रलोभन दिया गया, प्रमोट किया गया। और इन लोगों को रिवार्ड, इनाम वगैरह भी देना शुरू कर दिया कि आप लोग यहीं पे बसिए, रहिए, खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बेकार उतना दूर से आते हैं और जाते हैं। तो इन लोगों के मन में भी सोच लगा कि हाँ यार ठीक है कह रहा है। आप सभी लोग दोस्तों एक बात सुनिए, ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर था, इतने स्ट्रिक्ट पर्सन था, इतनी अपनी बातों पे अड़े रहने वाला सजग व्यक्ति था। मुगल वंश को भी अपने जहाज को समुद्री मार्ग से गुजारने के लिए, उसके रास्ते से पार करवाने के लिए मुगल वंश को भी मेरे भाई, मुगल शासक को भी यहाँ पे टैक्स देना पड़ा था। तो यही कारण है कि पुर्तगाली जो है अपने आप को इस लेवल से कहता है। दोस्तों, गांव देहात के बोलचाल की भाषा में आप लोग सुने ही होंगे कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पूरा सभा चल रहा है, अब सभा पूरा फुल है, तो सभा में पहले लोग क्या करता है, ऐसे कहेगा चाचा थोड़ा सा उधर ना, बैठे था ना। अब बैठ गया, अब बैठल बैठल उसको क्या करता है कि पूरा पीठ और कमर बराबर होने लगता है। अब कहता चाचा थोड़ा सा उछलिए ना, थोड़ा सरवर रखे, थोड़ा सा ऐसे पसार जाते हैं। तो पुर्तगाली जो है सेम यही काम कर रहा था कि पहले थोड़ा सा एंट्री किया, अपने आप को गते गते बढ़ाते बढ़ाते इतना फैला दिया, इतना विस्तार कर दिया कि भारत के लोगों को शोषण की शुरुआत में भाई यहीं से शुरू हो जाता है। फिर यहां से मेरे भाई होते होते जब चलता रहा, फिर जब अल्फांसो डी अल्बुकर ने 1510 से लेकर के 1961 तक कब्जा करके रखा था, सिर्फ गोवा को ही नहीं, दमन द्वीप को, ठीक है, इन तमाम क्षेत्रों को। फिर 1961 में जो जब भारत की जो इलाका है, गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, इन सारे इलाका जो स्वतंत्र हुआ, तब जाकर के इन लोगों को मुक्त किया गया, छोड़ा गया। ठीक है, और यही कारण है कि अल्फांसो डी अलोकर को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आप लोग दोस्तों नीचे स्टार बना के लिखिए, लिखिए बात पूरे पूरे को लिखा देते। ठीक है, देखो मेरे भाई यहां तक हम लिखा चुके थे, लिखिएगा यहां से 1510 में। ठीक है, लिखिएगा कॉपी में, अल्फांसो डी अल्बुकर ने, लिखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर ने 1510 में गोवा को, गोवा को आदिल शाह सुल्तान, बीजापुर के रहने वाला था, उस गोवा को छीन लिया गया। छीनने का कारण यह था कि
पुर्तगालियों से बिना टैक्स परमिशन के उसके समुद्री मार्ग से व्यापार कर रहा था। यही कारण है कि उसके जहाज को कब्जा कर लिया। किसके जहाज को? तो आदिल शाह सुल्तान बीजापुर को। ठीक है, देखिएगा कि गोवा को 1510 से लेकर गोवा को देखिए दोस्तों, गोवा कौमा दमन और दीव, गोवा कौमा दमन और दीव को 1510 से लेकर 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली अपने कब्जा में रखा। फिर जब 1961 में भारत के इन सारे इलाकों को स्वतंत्र कर दिया गया, भारत के इन सारे इलाकों को स्वतंत्र कर दिया गया। देखिएगा, पुर्तगालियों को भारत के लोगों ने शादी विवाह का प्रलोभन दिया। शादी विवाह का प्रलोभन दिया। प्रलोभन का मतलब तो लोभ देना। अगला पॉइंट लिखिएगा, यहां तक कि मुगल वंश को भी समुद्री क्षेत्र के इलाकों से गुजरने के लिए पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ता था। पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ता था। अब दोस्तों लिखिएगा आप लोग एक अगला पॉइंट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। आप लोग दोस्तों हेडिंग मारिएगा, पुर्तगालियों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पोर्चुगीज, पुर्तगालियों का योगदान। और आप लोग दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है? अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं मेरे भाई एक डिजिटल बोर्ड पे एक अच्छा सेटअप के साथ आप लोगों के साथ पढ़ा सकूं। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, अच्छा पढ़ाते हैं ताइए सपोर्ट कीजिएगा, इससे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ठीक दे रहे हैं, कंटेंट में दम है, ओरिएंटेड कंटेंट है, देखो मेरे भाई जीके जीएस एक महासागर है जिसमें आप कितनों भी डुबकी लगाइएगा कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होते हैं, मतलब कि हाँ, अगर जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं एग्जाम में मेरे भाई पूछा जाता है। लिखिएगा, पुर्तगालियों का योगदान, भारत में पुर्तगालियों का योगदान, भारत में पुर्तगालियों का योगदान, भारत में पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का योगदान, भारत में पुर्तगालियों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। देखिए दोस्तों, जब पुर्तगाली जो था भारत में क्या क्या चीज लाया, तो पहला तंबाकू लाया, मटर लाया, पपीता लाया और काजू लाया। तो यहाँ पे लिखेंगे पुर्तगाली जो था भारत में तंबाकू, टमाटर, पपीता, काजू, मक्का ईटीसी जो चीज है किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। पुर्तगालियों का ही देन है कि हम लोग तंबाकू का यूज आज के युग में जो लोग करने वाले करते हैं। टमाटर हो गया, पपीता हो गया, काजू हो गया, मक्का हो गया, ईटीसी। अब दोस्तों आप सब लोग जानते हैं
कि जो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस जो आज जो जब से डिजिटल एजुकेशन हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है, आप सभी लोग देखते होंगे कि बच्चे लोग पीडीएफ निकलवाते हैं। जो पीडीएफ निकलवाते हैं, फोटो कॉपी करवाते हैं, इन सारी चीजों को मेरे भाई बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। जहां पे अखबार वगैरह छपता है सब क्या है, प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत ही कंसिडर किया जाता है। तो देखिए अगर भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने गोवा में, क्या बोला मैंने, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने गोवा में खोला। अब देखिए दोस्तों, जब पुर्तगालियों को गोवा में लोग मोटिवेट कर रहे थे कि आप सभी लोग यहाँ पे शादी ब्याह कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, अब शादी विवाह करेगा तो वहां पे कोई साला उला भी होगा। तो साला उला को जैसे देखिए हमारे यहाँ, हम लोग यहाँ क्या होता है, जीन्स पार्ट पैंट, जीन्स हो गया, पैंट हो गया, शर्ट वगैरह देते हैं। तो उसी प्रकार से पुर्तगालियों ने सोचा कि अब यहाँ पे भाई साला वगैरह है, साली उली है, लाओ साली उली कुछ छापने के लिए यहाँ पे दे देते हैं, क्या, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत मेरे भाई किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ पे किया था, तो गोवा में मेरे भाई खोला था। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो पहली बार जो पुस्तक जो है ना, पुर्तगालियों के द्वारा पहली बार पुस्तक 1556 ईस्वी में छापा गया था पादरी लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट को लिखिएगा, भारत में पहले 1556 में 1556 में 1556 में पहली बार पुस्तक पहली बार पुस्तक 1556 में पहली बार पुस्तक पादरियों के द्वारा छापा गया था। पादरियों के द्वारा छापा गया था 1556 में पहली बार पुस्तक पादरियों के द्वारा छापा गया था। तो मेरे भाई जो तीन चार जो पॉइंट देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा कि तंबाकू, टमाटर, पपीता, काजू, मक्का किसका दिन है, तो पुर्तगालियों का दिन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने कहां पे किया था, तो गोवा में किया था। अगला क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार पुस्तक जो छापा गया था कहां पे छापा गया था, बताओ बताओ कहां पे मेरे भाई पहली बार जो पुस्तक छापा गया था, पादरियों के द्वारा छापा गया था। पादरी क्या होते हैं, जो मंदिर वगैरह में जो पूजा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पादरी बोलते हैं। तो उन्हीं लोगों के द्वारा ही क्या किया गया था, पुस्तक को छापा गया था। देखिए जो कागज का जो मेरे भाई आविष्कार हुआ था, चीन में हुआ था। कब हुआ था, कहां पे हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, तो अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। आप सभी लोग बच्चों जानते हैं कि भारत का कुछ इलाका जैसे कि गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, ये सब स्वतंत्र कब हुआ था, 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। तो भाई इतने पॉइंट को आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे भाई हम जानेंगे कि ये बताए थे कि यूरोप के बाजार से सब लोग बारी बारी से आते हैं, उनका क्रम क्या क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। तो 1498 में आप सब लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा आए थे, कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल का जिसे बोलते हैं पोर्चुगीज बोलते हैं, पुर्तगाली बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जो कंपनी का स्थापना की अगर हम बात करें, कंपनी की स्थापना की बात करें या फिर उन लोग जब आए थे, तो हम बात करते हैं बच्चों, पहला है पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आया था मेरे भाई, 1498 की बात है। कब आया था, 1498 में आया था। दूसरा मेरे भाई डच। डच कहाँ के मेरे भाई, नीदरलैंड के। कहाँ के हैं, नीदरलैंड के। डच कहाँ के है, नीदरलैंड के है। और ई कब आया था, 1602 ईस्वी में आया था। कब आया था,
1602 ईस्वी में आया था। अगर तीसरा बात करें मेरे भाई तो अंग्रेज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंग्रेज। अंग्रेज कब आया था? इस 1600 में आया था। कब आया था? 1600 में आया था। अगर बात करें दोस्तों चौथा की, तो अंग्रेज हो गया यहाँ पे। और अगला जो आएगा डेनिश आएगा। क्या आएगा? डेनिश। डेनिश जो आएगा मेरे भाई ये 1616 में आता है। कब आता है? 1616 में आता है। अब 5 नंबर आता है मेरे भाई फ्रेंच। क्या आता है? ये फ्रेंच आता है। ये फ्रेंच कब आता है? ये 1664 में आता है। यहाँ तक मेरे भाई आप लोग फटाफट से लिखिए। यहाँ पे लिखिएगा अराइवल मतलब आगमन, मतलब आने आने वाला। आगमन हो गया। अब लिखिएगा फॉर्मेशन, मतलब मेरे भाई स्थापना। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यानी स्थापना कहने का मतलब क्या है कि पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी को स्थापना कब किया? 1498 में। 1602 में किसने किया? डच ने। 1600 में किसने किया था? अंग्रेज ने। 1616 में किसने किया था? डेनिश ने। और 1664 में किसने किया था? फ्रेंच ने किया था। अब दोस्तों हम पुर्तगालियों के बारे में, इसके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। देखिए इतना जो है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो दो गो है। एक है पुर्तगाली और एक है अंग्रेज। पढ़ने का आप कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होने चाहिए। तो मेरे भाई हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब डच के बारे में पढ़ते हैं, तो आप सभी लोग हेडिंग मारिएगा डच। दोस्तों आप लोग मारिए हेडिंग यहाँ पे डच। डच। अभी मैं बताते हूँ कि मेरे भाई की डच जो है कहाँ के लोग हैं, तो डच जो है मेरे भाई नीदरलैंड के लोग हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। और डच जो है कब आया था? 1602 में। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अभी लोग दोस्तों, अभी हम क्या पढ़े थे? पुर्तगाली। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आया था? पुर्तगाली आया था। तो जब पुर्तगाली भारत में आकर व्यापार कर रहा था, तो यहां से गोलकी यानी काली मिर्च जब खरीद कर यूरोप के बाजार में लेकर जाकर बेचता था, उसे 60 गुना मुनाफा पर मेरे भाई फायदा होता था। अभी जो बात है पूरे यूरोप महादेश में मेरे भाई फैल गया। देखिए यूरोप के अंतर्गत ही क्या आता है? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज सब वही तो है। तो डच को पता लगता है, डच बोले तो नीदरलैंड के लोग को पता चलता है कि भारत में हमारे इलाके के आदमी भारत में जाकर व्यापार कर रहा है और इतने गुना ज्यादा मुनाफा पर, यानी 60 गुना मुनाफा पर अपनी इनकम को प्रॉफिट में ला रहा है, इतना फायदा हो रहा है। अब हम लोग भी जाते हैं। जैसे ही डचों को पता चला, तुरंत 1595 की बात है। क्या मेरे भाई? 1595 की बात है। 1595 की बात है। तो 1595 में एक व्यक्ति था, 1595 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉटमैन। हॉटमैन। क्या नाम था मेरे भाई? हॉटमैन। जैसे ही 1595 ईस्वी में डचों को पता लगा, तो 1595 ईस्वी में हॉटमैन ये क्या करता है? भारत आता है। भारत आता है और व्यापार करके देखता है ससुरा। और जब व्यापार करके देखता है तो इसको अनुभव होता है कि अरे हाँ, ये तो बात तो सही है। अब इसको कैसे पता चला कि बेनिफिट हो रहा है? तो कहाँ के था? यूरोप के था। और यूरोप के बाजार में ये जो गोल्की का डिमांड था वो पता कर लिया था। और वहां से पता करके आया और यहाँ के हाव भाव को समझा कि क्या डिमांड है और कितना इसका प्राइस है।
कहा तो ससुरा यहाँ 1 रुपया में हुआ 60 रुपया में बिकता है। चलो रे साई तो अब जैसे ही हॉटमैन को पता चला कि बहुत फायदा हो रहा है हम लोग को, तो इन्होंने क्या किया, हॉटमैन ने क्या किया, 17 लोगों का, क्या बोला मैंने बच्चों, 17 लोगों का एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, 17 लोगों का एक ग्रुप बनाया, 17 लोगों का एक ग्रुप बनाया बनाया जब 17 लोगों का ग्रुप बनाया, जिसे बोलते हैं जेंटलमैन 17, जेंटलमैन 17, 17 लोगों के ग्रुप बनाया जिसे बोलते हैं जेंटलमैन 17। और इन्होंने क्या किया कि सोचा कि फायदा इतना हो रहा है, अगर हम लोग कंपनी बना लेंगे तो और कितना ज्यादा फायदा होगा। तो इन्होंने फट से ना और देखा ना तौर देखा, तुरंत जो 17 लोगों का ग्रुप था, इन लोगों ने क्या किया, 1602 ईस्वी में बना दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया क्या बना दिया, 1602 ईस्वी में बना दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी सोचा कि अब मेरे भाई कंपनी तो लगाए हैं, अब चलो हम फटाफट से कहीं पे अपने और फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहला फैक्ट्री जो लगाया था 1605 में लगाया था। क्या मेरे भाई, 1605 में लगाया था, 1605 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री, डचों ने पहला फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री बोले, यानी पहला फैक्ट्री कहां पे लगाया था, मूसलीपट्टनम में। कहां पे मेरे भाई, मूसलीपट्टनम, मूसलीपट्टनम मेरे भाई कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। एपी, एपी का मतलब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कहां हो जाएगा, एमपी, एपी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि डचों ने पहला फैक्ट्री कहां पे लगाया, मूसलीपट्टनम, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं मूसलीपट्टनम, मूसलीपट्टनम में, मूसलीपट्टनम में कब लगाया था, 1605 ईस्वी में लगाया था, मूसलीपट्टनम में लगाया, यानी आंध्र प्रदेश में लगाया। और दोस्तों एक बात बोल देते हैं आप लोगों को कि जो डच है, डच जो है, अब डच के बाद आएंगे अंग्रेज। अब डच को पता चलता है, सॉरी अंग्रेज को पता चलता है कि डच जाकर व्यापार कर रहा है, तो डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसे बोलते हैं बेटल ऑफ बेदरा। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बेटल ऑफ बेदरा। यहां तक मेरे भाई आप लोग लिखिए। तो एक युद्ध होता है, बेटल मतलब मेरे भाई युद्ध होता है, किसके किसके बीच होता है, तो मेरे भाई दो व्यक्तियों के बीच में होता है। एक था ब्रिटिश, जिसे बोलते हैं अंग्रेज बोलते हैं, और दूसरा था मेरे भाई डच। इन दोनों के बीच में मेरे भाई जब युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में, जब ब्रिटिश के बीच में और डचों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध को बोलते हैं बेदरा का युद्ध। क्या बोलते हैं, बेदरा, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि बेदरा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, मेरे भाई 1759 में हुआ था। कब हुआ था, 1759 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759, यानी कि 60 होता है ना, 60 से एक काम का पहले। तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था। जहां पे अगर हम बात करें तो डचों की हार हुई, डचों की हार हो गई, और यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हुई। जब अंग्रेजों की जीत हुई, तब यहीं से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्केट खत्म हुआ, और अब आगे स्थापना किया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया जाएगा। लेकिन जो इन दोनों के बीच में हुआ था, तो क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण समझिए। तो बंगाल का जो सिस्टम था, उन जो सिस्टम और संशोधन, कहने का मतलब है कि जो बंगाल में कोई भी संसाधन जो होता था वो सफिशियंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, और इन लोगों का डिमांड था कि एक बंगाल में एक बेहतर सिस्टम का स्थापना किया जाए, जिससे सभी लोग लाभ उठा पाए। अब डच बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, अब अंग्रेज आया और लपड़ थप्पड़ कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बेदरा का युद्ध क्यों हुआ था, तो बंगाल के संसाधनों के लिए हुआ था।
और मेरे भाई यहाँ पे बिरला का युद्ध है, इसमें एक सिक्का चलाया गया था, उस सिक्का का नाम क्या था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि उस सिक्का का नाम क्या था। बताइए। तो डच जो था एक सिक्का चलाया था, डच जो था एक सिक्का चलाया था, डचों ने एक सिक्का चलाया था। क्या भाई लिखिएगा नोट बनाकर, डचों ने एक सिक्का चलाया था जिसे जिसे डचों ने एक सिक्का चलाया था जिसे पैगोड़ा का सिक्का कहा जाता है। डचों ने एक सिक्का चलाया था जिसे पैगोड़ा का सिक्का कहा जाता है। डचों ने एक सिक्का चलाया था जिसे पैगोड़ा का सिक्का कहा जाता है, और उस सिक्के पर भगवान भगवान वेंकटेश्वर का चित्र अंकित था। जो पैगोड़ा नामक सिक्का डचों ने चलाया था उस पर भगवान वेंकटेश्वर का चित्र अंकित था। और एक बात दोस्तों और लिख लीजिए, बिरला के युद्ध को ही छिंदसूरा का युद्ध भी कहा जाता है। बिरला के युद्ध को ही छिंदसूरा का युद्ध कहा जाता है। बिरला के युद्ध को ही छिंदसूरा का युद्ध कहा जाता है। बिरला के युद्ध को ही छिंदसूरा का युद्ध कहा जाता है। तो साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे देश के जवानों, कैसा लगा ये क्लास? आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में। आप दीजिए, आप अपने भाई, आप अपने सर का इजाजत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों एक बार थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। और आप सभी लोग से एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी आप लोग सोशल साइट्स का यूज करते हैं उस पर एक बार प्लीज सपोर्ट कर कीजिए।